हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए आज डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहा। अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी, फिर लाइट बंद की और मैंने माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मुझे अस्पताल के एक एरिया में अपने पति के साथ बैठा दिया। बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डाली और जल्दी से हटा दी। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी, जैसे जब से मैंने यह सुना कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी आदमी से अपना इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन का शिकार बनी थी कि मैं कैसे उससे सवाल करेगा और मैं किस प्रकार से उसे जवाब दूंगी, मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे यहाँ इलाज नहीं करवाना है, किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन वह यह मानने के लिए मंजूर ही नहीं थे। वह मुझे इन्हीं के पास इलाज करवाना चाहते थे। मैंने सुना है कि इस डॉक्टर के हाथ में बहुत जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक ना एक दिन उसे सफलता ज़रूर मिली है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी। तभी नर्स आई और मुझे कहने लगी, कहाँ है, चलो। मेरा पति कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है। उसने हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ खड़ा होकर गया। लेकिन नर्स ने कहा, सिर्फ लड़की ही जाएगी, आप नहीं। पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं है। यह सुनकर और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरे साथ मेरे पति भी डॉक्टर के पास जाए, लेकिन वह मुझसे हाथ छुड़ाकर समझाने लगे, तुम अंदर अकेले जाओ, डॉक्टर से हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही से जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कह सकती थी, किसी मेल से नहीं कह सकती थी शायद। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे वाले रूम में किसी मेल डॉक्टर का औरतों का इलाज करना कहाँ तक सही है, जबकि बड़े बड़े शहरों में यह बातें गलत नहीं समझी जाती। लेकिन मैं गांव से थी। शादी के बाद मेरे पति के साथ शहर में रहने लगी थी, लेकिन मेरा संबंध गांव से ही था, इसीलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम में पहुंच गई। नर्स मुझे अच्छे से अपने पास लेके गई और सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरानी सी लग रही थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था, वह बहुत ही बूढ़ा डॉक्टर है, आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। लेकिन यहाँ तक तो वह नौजवान डॉक्टर था, कहीं कोई मेरी पति का उम्र का ही था। मुझे देखकर उसे मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसे देखकर मैं कुछ ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उसने नर्स से कहा कि मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज़ को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो मैं डॉक्टर से कहा कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन सा हो गया। नर्स को मुस्कुराहट दरवाज़ा लॉक कर गई। नर्स ने मुस्कुरा कर ही दरवाज़ा बंद किया, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया तो मुझे सुनकर सर में से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 5 साल। फिर पूछने लगा कि पति से संबंध बनाते टाइम खुश होती हो या नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का जवाब कैसे दूं। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुकी हुई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया कि प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ खा रही हो? मैंने कहा, पिछले 2 सालों से। लेकिन मैं उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उसे सच छुपा लिया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे पेट में ही खराब हो चुका था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आपके सामने बेड पर लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुन के
तो मेरी होश ही उड़ गई। मैंने कहा कि यूँ आपसे चेकअप नहीं करवाना है मुझे, मैं आपसे चेक नहीं करवा सकती। मेरी बात सुन के कुछ देर तक तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों नहीं करवा सकती, क्या हो गया? आप नहीं जानती कि आप एक मेल डॉक्टर से मिलने आई है और चेक कराने भी आई है? मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा कि आपको यहाँ एक लेडी डॉक्टर को रखना चाहिए। वह कहने लगा कि आप मुझे सिखाएंगे कि आप मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह मुझे अच्छे प्रकार से पता है। वह कहने लगा कि यहाँ आने वाली हर औरत को मैं ही चेकअप करता हूँ, इससे तो कभी किसी का एतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज़ था तो आप यहाँ क्यों आई, बेकार का टाइम ख़राब क्यों कर रही हो? कहते हुए डॉक्टर के सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और नर्स कमरे के अंदर आ गई। शायद वह दरवाज़ा की चाबी बाहर से ही लगी हुई थी, जिससे कमरे लॉक करके वो चली गई थी। इसके बाद नर्स ने मेरे पति को बुलाया और फिर उसके सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चेक करवाने के लिए वो तैयार भी नहीं है। यह कह रही थी कि मुझे एक लेडी डॉक्टर को रखना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरा टाइम ख़राब करने का कोई क्या ज़रूरत। यह सुन के मेरा पति मुझे गुस्सैली नज़रों से देखा। डॉक्टर कहने लगा कि आपको वापस लेके जा सकते हो अपनी पत्नी को। पहले आप अपनी पत्नी को मन बनाओ, फिर उसे इलाज करवाने मुझसे करवाने ले आना। मैं चुपचाप उनके नज़रें झुकाए कमरे से बाहर निकल गई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइवर करते हुए मेरे पति ने यही बातें सुना रहा था कि पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारा बहुत सारा इलाज करा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो। हर जगह से तुम्हें मायूसी होती नज़र आ रही है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि इसके इलाज से औलाद गारंटी ही हो जाता है और केस भी ख़राब नहीं होता है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे नखरे शुरू हो गए थे। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यह हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। मुझे हर हाल में अपने ख़ानदान के लिए एक वारिस चाहिए। तुम जानती हो ना कि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। मेरे पति के मुंह की बातें सुनकर मैं तड़प रह गई। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने कहा कि आप दूसरी शादी कुछ ही महीने बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त मेरे पति ने इतना जुर्म किया कि मैं प्रेगनेंसी ख़राब करवा दी। सारी खराबी उसी की वजह से हुई थी। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो उसमें भी उसकी गलती है, मेरी नहीं। और आप चाहते हैं कि मैं एक मेल डॉक्टर से इलाज करूँ? मैं तो आज गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। मैंने अपने पति से साफ कह दिया था कि अपना इलाज किसी मेल डॉक्टर से करवाओ। मैं यह बात सुनकर और भी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी बढ़ा दी। मेरा दिल पहले से और भी डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा ही करेगा, इसीलिए मैं चुप हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। मुझे डर लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो और भी स्पीड से चलाता। वो स्लो कभी भी नहीं करता, वह और भी ज़्यादा बढ़ा देता। ऐसा ही था जज्बाती। इन 4 सालों में उसे अच्छी तरह से मैं जान गई थी। मेरा किसी बात को इनकार करना उसे गुस्सा दिला देता था और गुस्से से वो पागल हो जाता था। फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता था। सहने के लिए मैं मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान की लड़की थी। वैसे तो मेरे माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौती बच्चे का जो लाड़ प्यार होता है ना, वो मुझे नहीं मिला था। लाड़ प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो बहुत सी गरीबी देखी है। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी दोनों टांगें एक एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरे के घरों में काम करती है और तभी से ही घर का चूल्हा चलता है। पापा का अंदर ज़िंदगी जीने की उमंग ख़त्म हो चुकी थी। वह चारपाई में पड़े पड़े अंदर ही अंदर रोते रहते थे। जब मैं 16 साल की हुई तो पापा
इस दुनिया से अलविदा कर चुके थे। मेरी माँ तो पहले से ही काम करती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने वैसे भी काम करना था, क्योंकि कमाने वाला उस घर में कोई नहीं था और कमा कर भी मुझे पाल रही थी। 8वीं क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पढ़ाई में दिलचस्प नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह 8वीं तक पढ़ाई की, जबकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी लगा दी थी मुझे पढ़ाई करवाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर अपना था, इसीलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मम्मी को जो भी पैसे मिलते थे जैसे तैसे करके वो वहाँ फीस भी भर ले देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वो मुझे समझाती कि किसी तरह पढ़ाई कर लो, लेकिन माँ ने कहा मेरी जैसी ज़िंदगी कट के ही रहेगी तू, लेकिन मैं तो तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहती थी। पढ़ लिख जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी का मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि अब वो भी समझ गई थी कि मैं अब पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ। अब ज़िंदगी यूं ही बीतने लगी थी और मैं 21 साल की हो गई थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे गांव में ही था। एक बार जब वह हमारे मायके आई तो मम्मी से मिलने आई थी। वह अपना इकलौता बेटा के लिए मुझे पसंद कर गई थी, जबकि मेरी माँ ने उसे कह दिया था कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है देने के लिए। लेकिन मम्मी की फ्रेंड वो बहुत पसंद आ गई थी। वो वैसे भी मम्मी को बोझ हल्का करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी, इसीलिए अपने बेटे के साथ हमारी शादी कर रही थी। मेरी और मेरे पति की शादी पिछले 5 महीने पहले हुई थी। इस दुनिया में से वह चली गई, मेरे ख्यालों की दुनिया एकदम से चौक करने के लिए, क्योंकि गाड़ी घर के सामने आकर जोर से ब्रेक लगाकर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड पे टकराते टकराते बचा था। मैं उतरने से पहले ही गाड़ी को उतारा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े ज़ोर से बंद कर दिया। घर के दरवाजे में ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर सामत आने वाली है। मुझे तो यह भी इंसान कोई दिमागी में मरीज लगता है। जब से मेरी शादी हुई है मुझे ज़िंदगी में खुश नसीब नहीं हुई है। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि यह कोई बात तो है इंसान के दिमाग के खिलाफ हो जाए और यह मेरी ज़िंदगी का जहन्नम बना कर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गया और मुझे बेड पर पटक दिया। कहने लगा बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है ना, तुम जानती हो ना मुझे बहस पसंद नहीं है। तुम बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ से पेश आना। एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। अंदर तुम चुपचाप उस डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। जिस तरह गुस्से से मुझे कह रहा था कि मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात मना करूँगी तो वह मुझे थप्पड़ मार की बरसात करेगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, हमेशा से जिद करने वाला। इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी, कुछ भी नहीं कहा। अगले ही दिन वो मुझे डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वो मुझे देखकर गुस्से से मुस्कुराने लगा, फिर कहने लगा बेड पर लेट जाओ। इस बार चुप से लेट गई। उसके बाद उसने मेरे कमरे की लाइट बंद कर दी तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सोचने लगी कौन सा चेकअप था जो डॉक्टर लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वह कहने लगा कि मेरे इलाज का यही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया और फिर कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी। वह फिर शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल पूरी तरह घबरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। अब यह मेरे बहुत करीब आ चुका था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी मेरे पति से हुई थी, वह भी एक
मेरे पति अकेले थे, ना ही कोई भाई था, ना ही कोई बहन थी। उनके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के व्यवहार के साथ ऐसा आग तो कभी पानी उसकी से हमेशा परेशान रह गई थी। कभी कभी तो मेरी बड़ी बड़ी बात को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता था, और कभी कभी तो ज़रा सी बातों में लड़ने झगड़ने लगता था। जब तक मेरी सास जिंदा थी, वह अपने बेटे को मेरी खातिर लड़ जाती थी, कहती थी तुम इस बेचारी के पीछे क्यों पड़े हो, तुम तो तुम्हारे सामने उफ तक नहीं करना चाहती थी, झगड़ा शादी शुदा हो तुम। अब हर टाइम गुस्सा करना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं होती। शादी तो महीने बीत गया था और 1 महीने के बाद मैं तंग आ चुकी थी। उस 1 महीने के टाइम में कई बार मैंने मन्नतें करते करते रोते हुए अपने पति को मनाया था। अगर वह किसी भी बात पर नाराज़ हो जाता, जब तक वो मेरे सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़िया नहीं मांगती, वह बिल्कुल नहीं मानता था। 1-2 बार मेरे पति ने मुझे हाथ भी उठाया था। छोटी छोटी बातों पर वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम मेरी शर्ट सही से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी उसे खुश करने के लिए, लेकिन उसे पसंद नहीं आता था। वैसा भी क्या काम करूं मैं, लेकिन वह किसी भी तरह से उसे राज़ी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तो मेरा हाल मेरे पति ने बहुत ख़राब कर दिया था। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए मेरी सास ने मुझे मेरे घर के पास अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मेरी एक टेस्ट करवाई और खुशखबरी सुना दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जब यह खबर मेरे पति को मालूम हुई, तो वह सुधर जाएगा मेरा ख्याल रखने लगा था, लेकिन यह मेरी एक गलतफहमी थी। वह और ज़्यादा गुस्से से लाल होने लगा। उसे पता चला तो मुझे लगता था कि जैसे कि वह अपने आप को गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है। दिल ही दिल में मैं गुस्से को पी रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया। यह तो खुशी की बात है। रात में जब मैं कमरे में गई, तो उसने सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मैं टेबल की साइड देखा, तो सिगरेट से बुझे हुए कुछ अजीब सी टुकड़े से भरी पड़ी है। मुझे कमरे में आते देख के कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत, कुछ तो ज़िंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। बच्चे की जिम्मेवारी ने मुझे नहीं पड़ना। उसके मुंह में यह सब सुनकर मैं हैरान सी हो गई थी। मैंने कहा कि यह सब तो अल्लाह की देन है और उसमें तो उन्हीं की चलती है। मेरे ना चाहने से क्या हो सकता है। मेरी बात सुन के बकाने लगा कि मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगा, इसमें अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी। मेरा बच्चा जब तक इस दुनिया में आएगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा, तो आगे इस दुनिया में कोई नहीं ला सकता। उनके ये सब सुन के मैं निशब्द होकर रह गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वह कहने लगा, अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं 2 साल अपनी शादी एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, अगर तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूँगा, ऑपरेशन करवा दूँगा। यह सब सुन के मैं अचानक से अपने पति की तरफ देखा। मैंने उन्हें यह सब करने से पहले ही मना कर दिया और मैं अचानक से बोली कि मुझे ऐसा गुनाह नहीं करना है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं, मैं उसे भला इस दुनिया से क्यों जाने के लिए बोलूं? आने से पहले ही उसकी जान ले लूं? ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मेरे पति गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बच्चे का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना है। इस दुनिया में नहीं लाना है। यह सुन के मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। यह कहने के बाद भी वह लाइट बंद कर दी और मैं सोया रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ना जाने अब वह क्या ही करेगा। सुबह उठने से पहले ही उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को जाके बता दिया।
मेरे पति कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी, वह कहीं नहीं जाएगी और खबरदार जो तुमने बच्चे को ख़त्म करने के बारे में कुछ भी सोचा तो। मेरे पति गुस्से से मुझे देखा। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छिप गई। वह कहने लगा कि 3 दिन तक वो घर नहीं आया था। अब मुझे बहुत फिक्र सताने लगी थी क्योंकि गुस्से से वो अंधा हो गया था। वह कुछ भी कर जाता था। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह सक रही थी लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद जब मेरे पति घर आया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और मैंने उसे खाने निकाल कर रखा तो प्लेट उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। कहने लगा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगा कि जाओ तुम कमरे में चली जाओ। मैं अपना कमरे में चली गई और फुट कर रोने लगी। मेरी सास मेरे पति को बड़े प्यार से समझाया लेकिन वह बिल्कुल चुप था। मैं जानती थी कि उससे चुप्पी का मतलब क्या है। मैंने सोचा कि मैं उसका एतराज़ नहीं करूँगा। उसकी औलाद चाहे ज़िंदा रहे या ना रहे, मैं छोड़ देती हूँ। जब मुझे ज़िंदगी यहीं मेरे पति के साथ बितानी है तो फिर मैं क्या ही लड़ झगड़ के ज़िंदगी नहीं बिता सकती। वैसे तो मेरे पति कमरे में आया और फिर वहाँ से पहले से ही चला गया। उससे सब कहती जो चाहे जैसा भी हो अब हो जाएगा, लेकिन मैं तो मेरी बातें ही नहीं सुनी। उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मैं पेट पर जोर से लाते से घुसरने परेशानी लगा। मैं चीखती चिल्लाती रह गई। कहने लगा कि मैं बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम मुझसे जिद करवाओगी तो तुम्हारा यही हाल होगा। अब मैं इसी तरह से झंझट ख़त्म कर दूँगा। मेरे पेट में ज़ोर ज़ोर से लाते का बरसात करने लगा था। मेरी सास मेरी तरफ सुनकर दरवाजे से भागने लगी थी। मेरी चीखों को पूरा कमरा हिल कर रह गया था। वह मेरी चीखें सुनकर मैं परेशान हो गई थी और रो रो कर दरवाज़ा भी पटक रही थी। मेरे पति से विनती कर रही थी, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, यह जुल्म मत करो। लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस की कई घरों में चीख सुनाई दे रही थी। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन मेरे पति कह रहा था कि खुदा के लिए जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो। मेरे पति ने दरवाज़ा नहीं खोला। खुदा से तो डरो, तुम क्या करोगे, मेरी सास ने कहा। लेकिन मेरे पति दरवाज़ा तब तक नहीं खोला जब तक कि मेरे अंदर का नन्हे मुन्ने बच्चे ख़त्म ना हो जाए। मेरी आंखें से आंसू बह रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरे कमरे से बाहर चला गया। खोलकर दरवाज़ा मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर वह बुरी तरह घबरा उठी। मुझे लग रहा था कि आज भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी सास उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई मेरे पति के पास आ गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए इसे अस्पताल ले चलो। लेकिन वो तो पत्थर का बन बैठा था। मेरी सास ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद वो घर वापस आ गई थी। मुझे तब से बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दी थी। मैंने भी अपने पति से कोई बातचीत नहीं की थी। जो कुछ भी मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि उस पत्थर दिल आदमी का शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो रहा है। मुझे अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो यह दिन देखना ना पड़ता। मैं उस बंदे का शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती, अपनी ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी। उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मैंने सर पर हाथ रखने वाला मेरा बाप था, ना मेरी माँ, और ना ही मेरे पास कोई हुनर या पढ़ाई। इसीलिए मैं पति की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। मेरा पति। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। वह मेरा बहुत सारा ख्याल रखती थी, लेकिन वह भी मेरी बहुत ख्याल रखा करती थी, लेकिन वह भी बहुत बुरी तरह
हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से लड़ रही थी। एक दिन मेरे पति खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं? फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया, क्या ही कर सकती हूँ। बातचीत करना शुरू कर दी। फिर उसके अलावा और दूसरा रास्ता भी नहीं था, या तो उसके साथ ज़िंदगी बितानी ही थी, फिर वापस अपने मायके चली जाती। मायके में मेरा कोई भी नहीं था, इसीलिए दिल को पत्थर करके मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया। और जो कुछ हो चुका था, जो मैं खो चुकी थी, वह मुझसे वापस नहीं मिला और ना ही मिल सकता था। 1 साल पहले तो मेरे पति मुझे न जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चे चाहिए था। इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। उसे जाने से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। वह थी कि मेरी हिम्मत रहती थी, और मेरे पति का ऐसा था कि जैसे कि वह आज़ाद हो चुका है, क्योंकि पहले माँ के सामने कुछ नरमी सी कर लेता था, लेकिन अब तो उसे बिल्कुल छूट मिल गई थी। अब तो आए दिन मुझे हाथ उठाता रहता था, चिल्लाता, फिर कभी बर्तन तोड़ देता। एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चे चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। अंदर ही अंदर यह ख्वाहिश ही ख़त्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब मेरे पति ने मुझे बच्चा चाहिए यह बात सुनी, तो उससे मुझे दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दी, लेकिन फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। 1 साल फिर और बातचीत हुआ। फिर मेरे पति मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और ज़बरदस्ती भी की थी। शायद इसी वजह से खुदा ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। फिर मुझे यह औलाद नहीं होगा कभी, जब तक सारी ये जायदाद सरकार के कब्जे में रहेगी। मेरे पति सिर्फ थोड़े बहुत खर्च दिया करता था। इसी गुस्से में एक दिन मेरे पति मुझसे लड़ते लड़ते कह रहा था कि मैं समझ गई थी उस औलाद में कोई दिलचस्प नहीं है, उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए था। उसकी माँ ने आने वाले औलाद के नाम किया था, और फिर उसे डॉक्टर के बारे में भी मालूम हुआ। मुझे उसके पास ले आया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मुझे चेक कर रहा था, तभी मैं सोच रही थी कि मेरे पति को बच्चे इसीलिए चाहिए था क्योंकि उसकी माँ ने अपनी सारा जायदाद उसके होने वाले बच्चे का नाम किया हुआ था। अभी अंधेरे डॉक्टर में जब मेरा चेकअप कर रहा था, तो मुझे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि इतने दिन तक बेहोश रहती, लेकिन फिर मुझे होश आया तो उस अस्पताल में एक प्राइवेट रूम थी। मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद ही डॉक्टर उस कमरे में आकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि कह रहा था, जी हाँ, सभी काम ठीक से हो चुके हैं। अरे, अपनी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा रहा था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से बेहोश हो गई थी, और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मैं बेहोशी की हालत में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक दिन बाद ये मेरे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश दिखाया तो मैं मुस्कुराने लगी। कहने लगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना आप? मैंने गुस्से से देखा। मैंने कहा, अभी आपको किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन प्रेग्नेंट हो चुका था? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। की बातें सुन के मैं झट से बोली, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। मुझे लेडी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। वह कहने लगा कि सिर्फ 3 दिन से बेहोश है। आपसे हम इलाज किया। आपके पति को औलाद चाहिए था और एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए यह सब किया गया। वह हो गया है। आपका पति चाहता है कि आप जल्द से जल्द यह बच्चे को जन्म दे दे। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगी थी। अब नफरत होने लगी थी इस आदमी से
कैसी अंधेरी नगरी है। वह अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन अपने ऑफिस में था। जब मैं फ़ोन पर डॉक्टर से कह रही थी कि यह खबर सुनाई तो वह तेज़ रफ्तार से ड्राइविंग करते हुए आया। अस्पताल पहुंच रहा था और रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके चले जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। उस जिस तरह से बातें करता था और जिस तरह वो मुझे लग रहा था कि मुझे यकीन भी बिल्कुल भी नहीं रहा उस पर। मैं बहुत ज़्यादा एहसान कर रही थी उस खुदा को जिन्होंने मुझे एक बेटे को जन्म दिया। खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत में सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे नहीं कि कुछ दवा भी कर रहा है, जब चाहे बच्चे ले ले और जब चाहे मार सकता है, लेकिन यह नहीं जानता था कि इंसान से बढ़ के जो है वह खुदा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को चूम करके सीने से लगाया, उसकी बॉडी को गहलाया, उसके सारे रस्म किए, लेकिन मेरी आँख में एक आंसू तक नहीं निकला। सब लोग यह समझा रहे थे कि मेरी मौत का सगमा लगा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। मेरी आँख में आंसू नहीं निकल रहा था, क्योंकि मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मेरे पति के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे का नाम हो गया और अभी जीने का मकसद भी बन गया था मेरा बेटा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजिएगा। और कुछ भी गलत सही हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी पर कुछ नए विचारों को लेके।